जय हिंद दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 216 पढ़ा था। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 6 जिसमें राज्य आता है। हमने राज्य विधानमंडल पढ़ा था। ठीक है, आप वीडियो ना देखा हो तो आपने वीडियो देखिएगा। वो सब अध्याय 4 था जो कि कंप्लीट हो गया। अध्याय 5 स्टार्ट हुआ है जिसमें देखिए राज्य है। राज्य में अध्याय 5 में आपका उच्च न्यायालय से स्टार्ट है। आर्टिकल 214 पढ़ा था हमने, 215 पढ़ा था। आज आर्टिकल 216 देख लेते हैं। आर्टिकल 214 में देखिए, आर्टिकल 215 पढ़ा था हमने, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना पढ़ा था हमने। ठीक है, देखिए राज्यों के लिए आर्टिकल 214 में पढ़ा था प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, प्रत्येक संवैधानिक राज्य के लिए, मतलब वो संविधान के रूप में मान्यता प्राप्त राज्य हो तो ऐसे राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय स्वतः ही स्थापित होता है। अगर किसी राज्य का निर्माण हो जाता है तो स्वतः ही उच्च न्यायालय मिलता है उसको। तो आर्टिकल 214 में क्या था? उच्च न्यायालय। आर्टिकल 215 में क्या था? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, जो अपने दिए गए निर्णयों का वो साक्ष्य रखते हैं। आर्टिकल 215 ना देखा तो देखिएगा। ठीक, आज हम नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 216, उच्च न्यायालयों का गठन। आर्टिकल 216 में क्या? उच्च न्यायालय का गठन है। प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। ठीक है, इनकी नियुक्ति कैसे? वहां पे देखिए, कुछ काम पेंडिंग ज्यादा हो, ठीक है, ज्यादा काम हो उच्च न्यायालय में, तो न्यायाधीश क्या करते हैं? वहां पे अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देते हैं। मुझसे मुख्य न्यायाधीश, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है। अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीशों के साथ साथ अदालत को चलाने के लिए जितने अन्य न्यायाधीश जरूरी समझे जाएं, राष्ट्रपति उन्हें समय समय पर नियुक्त करते हैं। ठीक है, जितनों की नीड हो काम के हिसाब से तो वो उतने उनको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या, देखिए संविधान में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसका निर्धारण अदालत के कार्यभार यानी मामलों की संख्या पर डिपेंड करता है। जिस हिसाब के मामले ज्यादा रहेंगे तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, काम के हिसाब से राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये तो रहा आपका आर्टिकल 216। ठीक है, उच्च न्यायालयों का गठन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 217 देख लेते हैं। आर्टिकल 217 समझने वाला आर्टिकल है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। आर्टिकल 217 में क्या है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें हैं। ठीक है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें हैं। ठीक है, देखिए सॉरी फॉर डिस्टर्ब। देखिए आर्टिकल 217 में क्या है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें हैं। ठीक है, देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? फर्स्ट क्लॉज में क्या मिलेगा आपको? नियुक्ति की प्रक्रिया मिलेगी। देखिए आर्टिकल 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, लेकिन यह अकेले राष्ट्रपति का फैसला नहीं होता। उसे नियुक्ति से पहले भारत के मुख्य जो न्यायमूर्ति होते हैं सीजीआई और संबंधित जो राज्य है उसके जो राज्यपाल है उनकी सलाह से लेनी होती है। ठीक है, उसकी सलाह से नियुक्ति करनी होती है। तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेते हैं और जो संबंधित राज्य है जहां पे न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी है उच्च न्यायालय में, उसके राज्यपाल से सलाह लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि नियुक्ति होने वाला, देखिए न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति को वो नियुक्त कर रहे हैं, अगर वो न्यायाधीश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के उनकी सलाह भी लेते हैं। आया समझ में? ठीक है, देखिए नियुक्त होने वाला व्यक्ति न्यायाधीश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह भी ली जाती है। इस तरह से सलाह मशवरा से योग्य व अनुभवी, ठीक है, व्यक्ति न्यायाधीश बनता है। आया आपको समझ में? मैं फिर से अपने वर्ष में आपको समझा दे रही हूँ। मुख्य न्याय जो देखिए मुख्य जो उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति जी करते हैं। मुख्य जो भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजीआई है उनकी सलाह से, और जो संबंधित राज्य है जहां पे उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी है तो उस राज्यपाल, उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह मशवरा करते हैं। अगर नियुक्त होने वाला व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश नहीं है उच्च न्यायालय का तो फिर वहां पे जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनकी सलाह मशवरा भी करते हैं। तो टोटल उनको डिस्कस करके सलाह मशवरा करके योग व अनुभवी उच्च अच्छे मतलब योग व्यक्ति को मतलब न्यायाधीश नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति जी। आया समझ में आपको?
देखिए राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर तथा मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। आया समझ में? ठीक है, अब हम देख लेते हैं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों के कार्यकाल और सेवानिवृत्ति क्या है। ठीक है, देखिए एक बार नियुक्त होने के बाद न्यायाधीश को 62 ईयर्स की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, 20 ईयर्स कंप्लीट के बाद, ठीक है, स्वचालित रूप से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। 62 की साल तक वो 62 जब 62 ईयर्स की एज तक वो रहते हैं। ठीक है, देखिए 1965 में संविधान में संशोधन करके पहले 60 ईयर्स थी, ठीक है, रिटायरमेंट की एज, लेकिन 1965 के संविधान संशोधन द्वारा इसको 62 साल कर दिया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए एडिशनल एंड एक्टिंग कार्यकारी न्यायाधीशों के मामले में आर्टिकल 224 में बताए गए नियम लागू होंगे। अब ये कार्यकारी और एक्टिंग न्यायाधीश क्या है? देखिए एडिशनल न्यायाधीश, ठीक है, अतिरिक्त न्यायाधीश चाहिए। अगर काम का बोझ ज्यादा है, ठीक है, काम ज्यादा पेंडिंग है, तो 2 वर्ष के लिए ये कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। और एक्टिंग न्यायाधीश क्या है? देखिए अगर कोई न्यायाधीश बीमार है, असमर्थ है, ठीक है, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी होती है। ठीक है, तो आया समझ में? इसके लिए नियम लागू होते हैं। आर्टिकल 224 जब हम पढ़ेंगे तो हम डिटेल में चीजों को देखेंगे। ठीक है जी, अभी हम इतना ही आपको जस्ट ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। ठीक है, देखिए त्याग पत्र देख लेते हैं। देखिए कोई भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। इसके लिए वह राष्ट्रपति को संबोधित एक हस्ताक्षर पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। कोई भी अपना त्याग पत्र दे सकता है, सिंपल प्रोसेस है, नथिंग एल्स। इसमें कुछ इतना वो नहीं है, जो त्याग पत्र देना चाहे, ठीक है, अपना त्याग पत्र दे सकता है, इसमें कुछ अड़चन नहीं आती है। ठीक है, जो त्याग पत्र देना चाहे, ठीक है, अपनी मर्जी से त्याग पत्र दे सकता है। देखिए हटाने की प्रक्रिया देख लेते हैं, रिमूवल कैसे होता है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में बताई गई प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। इसे महाभियोग लाया जाता है, सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, ठीक है, ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है, तब हटते हैं। राष्ट्रपति के समक्ष ऐसा प्रतिवेदन जाता है उसी सत्र में, ठीक है, उसके बाद हटाते हैं। तो एक प्रक्रिया है जो कि आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में बताई गई है, उसके आधार पर हटाया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं योग्यताएं क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल जो हम पढ़ रहे हैं 217 का क्लॉज 1 में नियुक्ति की प्रक्रियाएं हो गई। ठीक है, उसका पार्ट 1, ठीक है, का में त्याग पत्र है, खा में हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल का डिस्कस किया गया है 215 के क्लॉज मतलब 1 का खा, समझ में आया? हटाने की प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 224 के अनुसार बताया मैंने आपको, हटाया जाता प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं, योग्यताएं आती हैं। ठीक है, देखिए वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, कम से कम 10 साल तक भारत में कोई न्यायाधीश पद, जज की पोस्ट संभाले रहा हो। ठीक है, योग्यताएं क्या है उसकी? 10 साल तक कोई न्यायिक पद यानी कोई जज की पोस्ट उसने संभाली हो, तो वो योग्य हो जाएगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। ठीक है, कम से, या तो सेकंड क्या योग्यता होनी चाहिए, या तो कम से कम 10 साल तक उच्च न्यायालय के वकील के रूप में उसने काम किया हो, मतलब वकालत की हो। ठीक है, उच्च न्यायालय के वकील के रूप में उसने काम किया हो कम से कम 10 साल, तो 10 साल का क्राइटेरिया है। ठीक है, देखिए अगर देखिए न्यायिक पद की अवधि की गणना कैसे होती है, मतलब जो न्यायिक पद पे जज की गणना कैसे करते हैं। देखिए उदाहरण ले लीजिए, ठीक है, अगर किसी ने 7 साल तक जज के रूप में कार्य किया हो, ठीक है, अगर मान ले किसी ने 7 साल तक जज के रूप में कार्य किया हो, ठीक है, और 3 साल तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में काम किया हो, 7 साल तक, तो उदाहरण बता रहे हैं हम आपको, 7 साल तक तो उसने जज के रूप में काम किया हो, 3 साल उसने वकील के रूप में काम किया हो, तो ठीक है, तो फिर इस तरह उसकी टोटल योग्यता 10 साल की अवधि उसकी गिनी तो जाएगी, लेकिन कैसे गिनी जाएगी? देखिए, तो न्यायिक पद पर जज की पोस्ट जिसने संभाली है, मतलब न्यायिक पद के योग्य माना जाएगा वो। अगर 7 साल वो जज रहा हो और 3 साल वो वकालत की हो, तो टोटल उसका जो 10 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो कैसे कंसीडर किया जाएगा? वो माना जाएगा कि उसने जज का पदभार संभाला है, तो इसकी जो योग्यता मानी जाएगी एक न्यायिक पद की योग्यता मानी जाएगी। आया समझ में? ठीक है, सेकंड उदाहरण ले लीजिए। देखिए
यदि किसी ने 6 साल हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो, 6 साल हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो, ठीक है, और 5 साल तक वह न्यायिक पद पे रहा हो, ठीक है, 5 साल तक वो जज के पोस्ट पे रहा हो और 6 साल वो अधिवक्ता रहा हो, तो टोटल जो उसका 11 साल का एक्सपीरियंस हो गया, एक अधिवक्ता के रूप में ही उसकी योग्यता मतलब एक्सपीरियंस माना जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, देखिए तो दोनों ही कंडीशन में उसकी जो 10 साल का एक्सपीरियंस ले लेंगे। अब ऐसा नहीं कि 10 साल आपको बोला गया कि 10 साल तक उस न्यायालय के वकील के रूप में कार्य किया हो सकता है उसने कुछ टाइम अधिवक्ता रहा हो और कुछ टाइम जज की पोस्ट पर रहा हो, तो टोटल एक्सपीरियंस देख लिया जाता है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, देखिए आयु संबंधी अगर कुछ विवाद उठता है, देखिए अगर आयु का विवाद खड़ा हो जाता है तो इसका निर्णय राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक है, अगर कुछ आयु से रिलेटेड कुछ विवाद खड़ा होता है, मुख्य जो न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, तो उनका निपटारा राष्ट्रपति जी उनका निर्णय लेते हैं, उसका संबंधी मतलब विवाद देखते हैं, लेकिन मुख्य न्याय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जो रहते हैं उनकी सलाह से। ठीक है, भारत सलाह किसकी लेते हैं? वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। ठीक है, आया समझ में? देखिए आर्टिकल 217 का क्लॉज बन पड़ा, हमने का था और गा आता है, इसमें पद रिक्ति कैसे होती है। ठीक है, अब जो उच्च न्यायालय हैं उनके पद की रिक्ति कैसे होती है, देखिए किसी न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर, देखिए किसी न्यायाधीश का पद रिक्त कैसे होता है? अगर राष्ट्रपति जो मुख्य जो न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, उनका उनको बना दें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बना दें, ठीक है, उनका प्रमोशन हो जाए, और देखिए सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको हम बोले प्रमोशन हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, किसी अगर आप जैसे आप कहीं काम करते हैं, आपका प्रमोशन आपकी ऊंची वाली पोस्ट पे हो जाए तो आपकी पद रिक्ति हो जाएगी, या फिर आपका ट्रांसफर किसी और कंपनी में हो जाए या किसी और डिपार्टमेंट में हो जाए तो आपकी पद रिक्ति हो जाएगी। तो ऐसे पद की रिक्ति होती है। पद रिक्त कैसे होता है? किसी न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर या राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्य क्षेत्र किसी अन्य उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किए जाने पर पद रिक्त हो जाता है। ठीक है, तो यह पद की रिक्ति हो गई। आई थिंक मैंने यहाँ पे कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।